बच्चों नमस्कार, मैं विनय दीक्षित, टीम सीएलसी, टीम केमिस्ट्री। मैं आपको मिड सेशन फुल सिलेबस जो कि 33 में 32nd टेस्ट है उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूं, फिजिकल और इनऑर्गेनिक का। चलिए देखते हैं। द ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट contains 67.67% of oxygen and the vapor density of its volatile chloride is 79. इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, तो आपको पता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड इनटू 8 होता है। तो यहां पे कितना हो जाएगा? आपको ऑक्सीजन दे रखा है तो 100 माइनस 67.67 बाई 67.67 इंटू कितना हो जाएगा? 8। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 3.82। राइट बच्चा, लोग आगे बढ़ते हैं। If the electron of hydrogen atom is present in the first orbit, the total energy जो होती है वो किसके बराबर होती है? माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है कि नहीं? तो क्या होगा? टोटल एनर्जी किसके बराबर होगा? K Q1 Q2 बाई 2R होता है। कितना होता है? 2R। तो Q1 भी E है और एक E और E क्या हो जाएगा? E स्क्वायर, और यहां पे कितना हो जाएगा? 2R। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, यहां पे K होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। The orbital diagram in which both the Pauli's exclusion principle and Hund's rule are violated. इसमें बगैर इस ऑर्बिटल में गए पेयरिंग हो जाएगी और इसके लिए दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम होगी, इसलिए ये करेक्ट नहीं है। मतलब ये दोनों को वायलेट कर रहा है। Which of the following oxide is most basic? पता है बच्चों, मोस्ट बेसिक जो ऊपर से नीचे जाने पर ये Al2O3 है, ये Sb2O3, ये तो एसिडिक हो गया, ये दोनों एम्फोटरिक हो गए, और ये क्या होगा? मोस्ट बेसिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद द रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो आपको पता है कि यूरेनियम की 6.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, पोटेशियम 4.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। यूरेनियम ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन। तो देखिए बेटे, इसमें क्लोरीन सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर कौन सा होना चाहिए? फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद सिलिकॉन। और सिलिकॉन यहां फर्स्ट नंबर पे दे रखा है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू इन तीनों में ही दे रखी। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड कौन है? फास्फोरस। फास्फोरस का सेकंड हाईएस्ट होना चाहिए, तो फास्फोरस इज सेकंड हाईएस्ट इन दिस 1012। और फिर सल्फर होना चाहिए। थर्ड पे कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन का हाईएस्ट होना चाहिए। और फिर कौन होना चाहिए? सबसे पहले, हाँ ठीक है, फिर उसके बाद सल्फर का होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इस हिसाब से आप मैच कराइए। मतलब क्लोरीन होना चाहिए 1256 हाईएस्ट, और ये हो जाना चाहिए 1012, फिर होना चाहिए 999, उसके बाद होना चाहिए 786। गॉट इट? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर हैज चेंज्ड? बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाना चाहिए, सॉरी, bond order has increased and magnetic behavior has changed. bond order increase होना चाहिए। यहां पे bond order देखिए कितना, NO का कितना होता है bond order? 2.5, क्योंकि इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, और NO प्लस जो हो गया 14 हो गया। 14 का bond order कितना हो गया? 3। ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक, और ये कैसा है? डायमैग्नेटिक। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड्स इन P4O10। P4O10 का स्ट्रक्चर आपको पता है कैसा होता है? इस तरह से P4O10। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितने हो रहे हैं भाई? गलत कर रहा हूं, एक मिनट फिर से देखिए। P सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, P, ये 2 हो गए। फिर O सिंगल बॉन्ड, O P, ये कितने हो गए? 2। O सिंगल बॉन्ड, P सिंगल बॉन्ड,
ओ ये हो गए, दो ये हो गए, दो ये हो गए, फिर दो ये हो गए, दो ये हो गए, कितने हो गए? 8 10 12 और 4 16, 16 पीओपी बॉन्ड होंगे, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। द नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स इन कैल्शियम कार्बाइड, फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इज CaC2। तो क्या हो जाएगा बेटे इसमें? Ca2 प्लस Cc, दोनों पे सिंगल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड से इसमें क्या होगा? 1 सिग्मा और 2 पाई, 1 सिग्मा एंड 2 पाई। आगे बढ़ते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल द एंट्रोपी इंक्रीज? एंट्रोपी किसमें इंक्रीज करेगी? रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम सॉलिड प्लस ऑक्सीजन MgO सॉलिड डिक्रीज कर जाएगी। रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया N2 प्लस थ्राइस H2 gives twice NH3। डेल्टा Ng नेगेटिव आ जाएगा, डिक्रीज करेगी। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यही आंसर हो जाएगा। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम में भी डिक्रीज करेगी। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द करेक्ट स्टेटमेंट। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं दे टेंड्स टू ऑलवेज मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर द एंट्रोपी गोज इंक्रीजेस। तो और नेचुरल प्रोसेस जितने भी होते हैं उनकी एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है और मैक्सिमम तक पहुंचती है। तो डेल्टा S टोटल जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। For unbalanced chemical reaction that occurs in an automobile engine, C8H18 plus oxygen plus carbon dioxide plus H2O। यहां पे डेल्टा H, डेल्टा S, डेल्टा G। डेल्टा H की बात करते हैं तो डेल्टा H कंबशन हमेशा नेगेटिव होगा। कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और इसको बैलेंस कर लेंगे अपन यहां पे, तो 4 और यहां पर हो जाएगा 9 17/2, राइट। तो माइनस में आ जाएगा डेल्टा S जो होगा वो कितना हो जाएगा? अगर इसको हम लोग गैसियस मान ले तो 13 माइनस कितना हो जाएगा? तो यहां पे ये पॉजिटिव होनी चाहिए ऑटोमोबाइल में, है कि नहीं? तो देखिए बच्चों, अगर इसको हम लोग ऐसे ठीक से बैलेंस करें, C8H18 प्लस यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे 8 कार्बन डाइऑक्साइड करना पड़ेगा और यहां पे क्या करना पड़ेगा? 9 मोल्स ऑफ H2O। सभी को गैसियस में ले लेते हैं, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। अब देखिए यहां पे बैलेंस हो जाता है, 8 2 जा 16 और 9 25, 25/2 12.5। आपको पता है कि डेल्टा S निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फॉर गैसेस के लिए होता है। और अगर गैसेस के लिए डेल्टा Ng पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? डेल्टा S भी पॉजिटिव और यहां पे डेल्टा Ng पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब, और डेल्टा G तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, नेगेटिव हो गई। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? जैसा कि आपको पता है कि डेल्टा G0 इक्वल्स टू डेल्टा H0 माइनस T इंटू डेल्टा S0 होता है। इसकी जगह हम लोग लिखते हैं माइनस RT ln KP इक्वल्स टू डेल्टा H0 माइनस T इंटू डेल्टा S0। तो ln KP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? डेल्टा H0 माइनस RT प्लस हो जाएगा डेल्टा S0 अपॉन R हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब यहां पे y को अगर आप एक्सोथर्मिक लेंगे तो यहां पॉजिटिव हो जाएगा, ln KP इक्वल्स टू डेल्टा H0 अपॉन RT फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्लस डेल्टा S0 अपॉन R। तो यहां पर पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, तो पॉजिटिव स्लोप इसमें केवल एक में ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर सोल्यूशन? कौन सा बफर सोल्यूशन नहीं है? तो देखिए यहां पे 0.8 m H2S प्लस 0.8 m KHS है, ये वीक एसिड है, इसका सॉल्ट हो गया, ये होगा बफर। ये वीक बेस है, इसका सॉल्ट हो गया, ये भी होगा। ये वीक एसिड, उसका सॉल्ट फोर्थ नहीं होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और उसका सॉल्ट गिवन है। देखिए बच्चों यहां पे कह रहा है प्रेसिपिटेट ऑफ CaF2 इज ऑब्टेन्ड। आपको पता है कि CaF2 का प्रेसिपिटेशन कब होगा? जब आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP होगा।
यानी कि आयनिक प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10। ये जब तक ग्रेटर नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं कह सकते। अब आयनिक प्रोडक्ट निकालते हैं, कैल्शियम आयन इंटू फ्लोराइड आयन स्क्वायर। ये आयनिक प्रोडक्ट आप फाइंड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 का स्क्वायर। 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 6, it becomes 10 to the power minus 8 m, which is greater than 1.7 into 10 to the power minus 10. It means फर्स्ट में ही प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, बाकी सब में इससे कम रहेगा, इसलिए प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पता है, CaOCl। यहां पे ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसमें ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए बच्चों, यहां पर क्या है कि आप देखेंगे ना, अगर कि इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन पूछी गई। इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, यानी दो अलग अलग सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। यहां पर ये क्या है, +3 और ये -2। यहां क्या जा रहा है, +5 में जा रहा है, और ये सल्फर किस में जा रहा है, +6 में, और ये +5 से किस में जा रहा है, +2 में। तो क्या हुआ, इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स, नॉट इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब जिसमें दो अलग अलग सब्सटेंस का के अलग अलग एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। आगे बढ़ते हैं। टेकिंग स्टेबिलिटी एज अ फैक्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट रिलेशनशिप। कौन सी करेक्ट रिलेशनशिप है, कह रहा है InI3 इज स्टेबल देन InI, AlCl3 is stable than AlCl3, TLI is more stable than TlCl3 because of inert pair effect। inert pair effect इसमें डोमिनेंट होगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए क्या कह रहा है, FeCl3 reacts with K4FeCN6 in aqueous solution to give blue color if these two are separated। दोनों को सेपरेट किया गया है, यहां पे I into C कर लो और यहां पर I into C कर लो, मगर क्या कलर में कोई चेंज आएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट का ट्रांसफर होता है, इसलिए नो ब्लू कलरेशन इज फॉर्म, सॉल्यूट का ट्रांसफर नहीं होगा। आगे बढ़िए। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 23 डिग्री सेल्सियस इज 19.8, P नॉट इज गिवन 19.8 मिलीमीटर, और ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है 0.1, और वेट ऑफ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है, P नॉट माइनस PS अपॉन PS इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, P नॉट बाई PS माइनस 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आर 0.1 एंड द वेट इज गिवन 178.2 ग्राम। सॉल्वेंट का वेट है जो कि वाटर है, इसका मोलर वेट हो जाएगा 18। तो P नॉट माइनस PS इक्वल्स टू 1.8 अपॉन 178.2 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने से यहां पे P नॉट की वैल्यू आपको पता है, P नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है, 19.8 अपॉन PS, ये प्लस में आ जाएगा इधर, तो 1.8 प्लस 178.2 अपॉन 178.2, इससे PS निकालिए, PS की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आ जाएगी, 19.6। NaCl in water and organic acid in benzene show abnormal molecular mass। सही है, NaCl वाटर में डिसोसिएट हो जाएगा Na+Cl- में, ऑर्गेनिक एसिड का एसोसिएशन हो जाता है, इसलिए abnormal molecular mass शो करता है। Abnormal molecular mass is possible when the substance in the solution undergoes dissociation or association. Both are correct. अब देखिए, hypothetical electrochemical cell is shown between this. The EMF measured is plus 0.20 volt. 0.20 volt. The cell reaction. अब आपको देखिए, इनकी वैल्यूज तो पता नहीं है, मगर आपको पता है कि E नॉट सेल तभी पॉजिटिव होगा जब E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, और ये तभी होगा जब एनोड पर ये क्या दिया हुआ, एनोड, और ये क्या है, कैथोड, और एनोड पर हमेशा क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन।
A gives A प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर क्या होना चाहिए, रिडक्शन। तो पॉसिबल रिएक्शन क्या हो जाएगी, A प्लस B प्लस गिव्स A प्लस प्लस B। आगे आइए, इन ड्राई सेल कैथोड इज ऑफ ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड बाय MnO2 एंड कार्बन। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ऐसे ड्राई सेल होता है, ये ग्रेफाइट रॉड होती है और इसमें ये पोरस स्पॉट लगा होता है विच इज फिल्ड विद MnO2। MnO2 एंड कार्बन होता है, क्योंकि MnO2 डिपोलराइजर का काम करता है, जबकि यहां पे क्या कह रहे हैं, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड KOH इज फिल्ड। नो, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। अब देखिए बेटे, यहां पे क्या कर रहा है, फॉर द रिएक्शन ऐसे दे रखा डेल्टा H नॉट। आपको पता है कि डेल्टा H नॉट इक्वल टू क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। और यहां पे 30 किलो कैलोरी दे रखा है, फॉरवर्ड की आपको दे रखी है 28 किलो कैलोरी, माइनस बैकवर्ड की निकालनी। किसकी निकालनी है आपको, बैकवर्ड की निकालनी है। फॉरवर्ड रिएक्शन इज 28 किलो कैलोरी, ये माइनस 30 है, तो EAB कितना हो जाएगा, 28 प्लस 30 58 किलो कैलोरी, राइट। इन द सेम वे दूसरा कर लेंगे आप, 58 किलो कैलोरी आ गई पॉजिटिव में, और ये आ जाएगी क्योंकि तभी जब ये पॉजिटिव आएगी, इससे ज्यादा आएगी तभी नेगेटिव होगी। अब इसमें क्या कह रहा है, एंड इट ड्रॉप्स टू 10.5 किलो कैलोरी, इतनी हो जाती इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द एक्टिवेशन एनर्जीज फॉर द अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। अब यहां पे क्या होगा, माइनस 30 इक्वल्स टू माइनस 10.5 माइनस EAB इक्वल्स टू, सॉरी प्लस में होगा तो 10.5 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 40.5। द आंसर इज फर्स्ट। अब देखिए यहां पे क्या कर रहा है, द रिएक्शन विद आइडेंटिकल रेट एंड रेट कांस्टेंट, जिसमें रेट कांस्टेंट और रेट R इक्वल्स टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0, वहां पे R K के बराबर होता है, यानी कि ये किसमें हो जाएगा, जीरो ऑर्डर में। सही है। रेट रिएक्शन रेट डबल्स ऑन इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ 4 टाइम्स, कंसेंट्रेशन 4 टाइम्स तो रेट डबल हो जाए तो इसकी पावर हाफ हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ। half life period is inversely proportional to initial concentration, T half is inversely proportional to A to the power n होता है, n minus 1 होता है। और अगर यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड ऑर्डर होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर होगा तो जीरो, और फर्स्ट अगर जीरो ऑर्डर होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कौन सा हो गया, सेकंड ऑर्डर। हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसेंट्रेशन फर्स्ट, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, ए का होना चाहिए फर्स्ट, ठीक है, ए का फर्स्ट 2 में दे रखा है, बी का क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, राइट बच्चे लोग, क्योंकि सी का हो गया थर्ड और डी का हो गया सेकंड। आगे देखिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज लेस बेसिक देन ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड। जबकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनिक रेडियस क्या होती है, आयोनिक रेडियस डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, और लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, तो ये गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इन लैंथेनाइट सीरीज आयनिक रेडियस ऑफ आयन डिक्रीजेस, सही है। लैंथेनम इज एक्चुअल एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, एटॉमिक रेडियस ऑफ जिंक एंड हाफोनियम आर सेम बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इसका आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट। देखिए बॉन्ड लेंथ जो होता है बेटा, देखो C ट्रिपल बॉन्ड O, इसकी जो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर है 3 और बॉन्ड लेंथ कितनी होगी 1.128 एंगस्ट्रॉम। अब FeCO ऑफ होल 5 में पूछ रहा है, अब C ट्रिपल बॉन्ड O, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, पहले ये डोनेट करेगा, फिर इसके पास वैकेंट पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये से लेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा इसका,
तो CO बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ ऑफ CO क्या होगा, इंक्रीज करेगी। और इंक्रीज करेगी तो कितनी करेगी, इसमें सेकंड डिजिट में चेंज आता है, तो क्या हो गया 1.15 एंगस्ट्रॉम। राइट बच्चा लोग, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। इन FeC of O5 the FeC bond possess both sigma and pi character। तो देखिए बेटे इसमें CO which of the following does not have an optical isomer, यहां पे होना चाहिए COEN of whole thrice Cl3, ये बाहर होना चाहिए, है ना। तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर होगा, इसमें भी होगा, केवल थर्ड में नहीं होगा, बाकी सब में हो जाए, क्योंकि इसमें सिस और ट्रांस बन जाएंगे, इसमें भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ पेयर ऑफ एम्फोट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको पता ही है Cr2O3 और VO2 इज एम्फोट्रिक। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेंद्र वर्मा, टीम केमिस्ट्री। बेटा आपने जो टेस्ट सीरीज शुरू की थी वो अपने लगभग अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। 33 टेस्ट आपको देने थे इसमें, और आप 32 नंबर टेस्ट पर पहुंच चुके हैं। यहां पर आज आपने जो केमिस्ट्री का मिड सेशन दिया है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं मैं आपको उनका सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। अगर आपका कोई डाउट आज के इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पोर्शन में रह गया है तो आप वो ये वीडियो देख करके आसानी से डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करें। तो सबसे पहले आपके पास है इम्प्योर ग्लिसरीन इज प्योरिफाइड बाय, अशुद्ध ग्लिसरीन को शुद्ध किया जाता है। आपको यह अच्छे से पता है कि ग्लिसरीन अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डीकंपोज हो जाती है, और अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डीकंपोज होता है तो उसको प्योरीफाई करने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए बेस्ट टेक्निक कौन सी होती है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, कम दाब पर आसवन। प्रेशर रिड्यूस करने से उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिससे वो इजीली जो है सेपरेट हो सकता है, क्योंकि लो बॉइलिंग पॉइंट होने पर वो डिकंपोज नहीं हो पाएगा। इसी प्रिंसिपल पर आपका ये क्वेश्चन बना हुआ है, और आंसर क्या गया बेटा इसमें, फर्स्ट। ठीक है, 77 एक IUPAC नेम है, आपको पूछा गया है। तो IUPAC नेम में सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग कार्बन चेन सेलेक्ट होती है, उसी के अकॉर्डिंग कार्बन चेन का नंबरिंग किया जाता है। तो COOH यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। अब यहां पर नंबर 4 पर आपके पास जो CO ग्रुप है वो एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह से, और इसका प्रीफिक्स हमें यूज करना है। तो C डबल बॉन्ड O के लिए प्रीफिक्स क्या रहता है, ऑक्सो भी रहता है और कीटो भी रहता है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और यहां पर जो COOH होगा ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए हमें क्या यूज करना है, सफिक्स, और इसका सफिक्स क्या है बेटा, ओइक एसिड। तो अब हम इसका नेम लिखें तो आपके पास आएगा 4-ऑक्सो, पेरेंट कार्बन चेन में 5 कार्बन है, पेंटेन, फिर COOH के लिए ओइक एसिड है, पेंटेनोइक एसिड, या फिर आप इसी क्या लिख सकते हैं 4 कीटो पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। अब देखें इनमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 4th। ठीक है, आगे चले। 78 इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। देखो एल्कोहल के लिए फंक्शनल आइसोमर क्या बनता है, ईथर। एल्डिहाइड के लिए क्या बना सकते हैं, जनरली कीटोन बनाते हैं। इसके साथ साथ आप एल्डिहाइड के लिए और क्या बना सकते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड एल्कोहल हो सकता है, अनसैचुरेटेड ईथर हो सकता है, ये भी हो सकते हैं इसमें। एल्काइल हैलाइड में फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व ही नहीं होती, क्योंकि हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप आप कैसे चेंज करोगे। एल्काइल साइनाइड का जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होगा वो क्या होगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड।
तो अल्कोहल में ईथर, एल्डिहाइड में जनरल कीटोन, कीटोन के साथ अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी ले सकते हो, अनसैचुरेटेड ईथर भी ले सकते हो। एल्काइल एलाइड में कोई फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं होता। एल्काइल साइनाइड का फंक्शनल आइसोमर एल्काइल आइसोसाइनाइड होता है। तो आपसे पूछा था फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, पूछा है। क्रियात्मक समूह समावयवता संभव नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा आपके पास? थर्ड। ठीक। 79 नंबर क्वेश्चन देखें। हाइड्रोजिनेशन ऑफ दिस कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ पॉइजन पैलेडियम कैटलिस्ट। एट प्रेजेंट ये यहां पर कायरल कार्बन है, ये मॉलिक्यूल कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। जब आप इसका हाइड्रोजिनेशन करेंगे पॉइजन पैलेडियम कैटलिस्ट क्विनोलिन, तो आपको पता है कि पॉइजन पैलेडियम कैटलिस्ट में पैलेडियम कैसा होता है? पार्शली डीएक्टिवेटेड होता है, और पार्शली डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करेगा, एल्कीन का आगे हाइड्रोजनेशन करने से रोक देगा। और एल्कीन भी कौन सा बनेगा? सिस एल्कीन, क्योंकि हाइड्रोजिनेशन जो है एक सिन एडिशन का एग्जाम्पल है। तो यहां पर जब आप हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे ये प्रोडक्ट रहेगा। अब ये भी सिस फॉर्मेट है और ये भी सिस है, तो ये मॉलिक्यूल में जो सेंटर था वो कायरल नहीं है, मॉलिक्यूल कैसा है? एकायरल। एकायरल कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसका जब आप हाइड्रोजनेशन करवाएंगे पार्शली पॉइजन पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आंसर देखना है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनकरेक्ट हो गया, रैसेमिक मिक्सचर इनकरेक्ट हो गया, डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर ये भी इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ आंसर आ जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड आपके पास आ रहा है। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। 80 आपके पास दो स्टेटमेंट है। बेंजाइल कार्बेनायन, इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बेनायन इज मोर स्टेबल देन प्रोपाइल कार्बेनायन। ये स्टेबिलिटी है, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहां पर ये क्या है? नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है, और इसमें ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस आई। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। द कार्बन एटम इन कार्बेनायन इज ट्राइवेलेंट। कार्ब एनायन में जो कार्बन एटम होता है वो ट्राइवेलेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर करेक्ट। फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। 81 SN1 रिएक्शन इज फिजिबल इन। SN1 अभिक्रिया किसमें हो सकती है? SN1 के लिए आपके माइंड में क्या सेटअप होना चाहिए कि जब आप एल्काइल हैलाइड को SN1 के लिए यूज कर रहे हैं तो जो कार्बोकेटन इंटरमीडिएट बनता है वो स्टेबल बनना चाहिए, तभी SN1 होगा, अदरवाइज हम SN1 की तरफ नहीं जा सकते बेटा। तो जब आप टर्सरी एल्काइल हैलाइड की एक्वस KOH से रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास यहां पर एक स्टेबल कार्बोकेटन बनेगा। सेकंड की बात करें वो तो प्राइमरी है। थर्ड की बात करें फिनाइल है, और फोर्थ की बात करें, फोर्थ के अंदर एलिमिनेशन होगा। यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहां सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, यहां सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, लेकिन यहां एलिमिनेशन की बात करेंगे। तो एलिमिनेशन जब होगा तो इसमें तो ये बनेगा, ये लीस्ट स्टेबल है, ये भी लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है।
तो फर्स्ट जो है वो इजीली कौन सी रिएक्शन शो कर देगा, SN1 रिएक्शन शो कर देगा। सेकंड के अंदर यहां SN1 नहीं, कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होगी, SN2। थर्ड में तो रिएक्शन ही नहीं होगी, थर्ड में रिएक्शन नहीं होगी। और फोर्थ जो है E2 रिएक्शन के थ्रू क्या बना के दे देगा आपको, एल्कीन बना के दे देगा। बेटा बात समझ में आ गई? तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट। बात समझ में आई? 82 रिएजेंट और नेचर को आपको मैच करके देखना है। जब साइनाइड की बात करेंगे तो साइनाइड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं है। साइनाइड एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही डोनर साइट है। साइनाइड एक न्यूक्लियोफाइल भी है। तो ए के लिए थर्ड और फोर्थ आप कंसीडर कर सकते हैं, ए के लिए थर्ड और फोर्थ कंसीडर कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन आपके रिजेक्ट हो गए। बी OH नेगेटिव आयन, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। OH नेगेटिव एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं होता बेटा, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होता है। तो बी के लिए फोर्थ ऑप्शन जाएगा। बी के लिए यहां पर देखें थर्ड है, ये गलत हो गया। तो आंसर क्या जा रहा है आपका, सेकंड जा रहा है। आगे देख लेते हैं। सी में देखें न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है ये देखो, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। आंसर क्या आ गया बेटा आपके पास, सेकंड। बेटा नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को जिस टेस्ट सीरीज का बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है, वो टेस्ट सीरीज आपकी अपनी CLC 2 फरवरी से शुरू करने जा रही है। यह आपको अच्छे से पता होगा। इस टेस्ट सीरीज के बाद आप 2 फरवरी से शुरू होने वाली बायोकेम टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके बहुत अच्छे से अपने मार्क्स नीट के लिए बढ़ा सकते हैं। अपना पूरा सिलेबस आप 2 बार रिवाइज करेंगे। 2 बार कैसे? सबसे पहले 2 फरवरी से आपको फिजिक्स इको के 9 टेस्ट करवाए जाएंगे। 2 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। आपका पूरा फिजिक्स उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से रिवाइज हो जाएगा। ये NCERT बेस्ड और NTA के द्वारा जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पेपर प्रिपेयर करवाए जा रहे हैं। फिजिक्स इको के बाद बायोकेम टेस्ट सीरीज के आपको 20 क्वेश्चन जो है टेस्ट देने हैं। उसमें आपका पूरा बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी रिवाइज हो जाएगा और पूरा केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कवर हो जाएगा। इसके बाद में फिर हम जो है इसी टेस्ट सीरीज में आगे स्टार्ट करेंगे दंगल टेस्ट सीरीज। दंगल टेस्ट सीरीज में 9 दंगल टेस्ट होंगे और 19 मेजर टेस्ट होंगे। इस दंगल टेस्ट सीरीज के माध्यम से एक बार फिर आप अपने पूरे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स को रिवाइज कर पाएंगे। बहुत अच्छे से आपको ये टेस्ट सीरीज देनी है और इसका वीडियो सॉल्यूशन भी इसी तरह से आपको उपलब्ध होता रहेगा। आगे चले। 83 द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन द मोनोब्रोमिनेशन। अब ब्रोमिनेशन में ये एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑर्थो और ये पैरा पोजीशन आपके पास है। यहां पर तो नहीं करेंगे, यहां पर अपने पास कोई ऑप्शन होना चाहिए। तो देख लेते हैं, फोर्थ सेकंड आंसर आ जाएगा ना। कौन सी रिएक्शन है, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। 83 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हम। 84 इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, आपको देखना है मुक्त मूलक मध्यवर्ती किस में बन रहा है। देखो आपके सामने है, यहां इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, फ्री रेडिकल नहीं बनेगा। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, फ्री रेडिकल नहीं बनेगा। यहां पर आप ये एलिमिनेशन है, ये आपके पास एलिमिनेशन है, कार्बोकेटाइन बनेगा ना इसमें, C+ एलिमिनेशन। ये तो एडिशन हो गया और ये एलिमिनेशन, ये भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, इसमें C+ बनेगा। यहां पर देखें ये भी एक एडिशन रिएक्शन है, देखो ध्यान से। और इस एडिशन रिएक्शन में भी आप जो है फ्री रेडिकल नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये भी गलत हो गया। अब यहां देखो, यहां बनेगा ना पेरोक्साइड इफेक्ट,
पेरोक्साइड इफेक्ट के अंदर आप पहले सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनाते हैं, फिर ये HBr से रिएक्शन करके ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनाता है, और ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल इसके साथ कनेक्ट करके फिर फ्री रेडिकल बनाएगा। तो आंसर क्या जाएगा आपका? 4 चला जाएगा। 85 पहली रिएक्शन कौन सी है बेटा? फ्रीडल-क्राफ्ट है ना। फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन में सबसे पहले आपको यहां पर COCH3 बनाना होगा। अब इसका क्लीमेंशन रिडक्शन कर रहे हैं आप। क्लीमेंशन रिडक्शन करेंगे तो CO ग्रुप का रिडक्शन होगा और CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। CH2 CH3 और ये B हो गया। आपसे पूछा है बी पूछा ना, तो बी देखिए क्या है? फिनाइल इथेन। तो इसमें से फिनाइल इथेन कौन सा? फर्स्ट आंसर। ठीक। एक बात और बताना चाहूंगा बेटा मैं आपको, अगर आप नीट की तैयारी या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आपने उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा, उनको सॉल्व किया, तो आपको पता लगता है किस चैप्टर के किस टॉपिक में से एग्जामिनर के जो माइंड सेटअप है वो क्वेश्चन बनाने का रहता है। तो आप उस चैप्टर के उस टॉपिक को पर्टिकुलर ज्यादा टाइम दे सकते हैं। इसके लिए आपकी अपनी CLC 31 जनवरी 2025 को आपके लिए YouTube पर नीट के 2013 से 2024 के जो PYQ हैं, जो उन क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन लेके आ रही है, जो CLC के ऑफिशियल YouTube चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप उन वीडियो को देख करके PYQ के अपने कुछ डाउट्स अगर आपके कुछ हैं तो वो भी क्लियर कर सकते हैं। आगे शुरू करें बेटा। 86 फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। फिनॉल को एथिल अल्कोहल से किसके द्वारा विभेदित किया जा सकता है? सोडियम नहीं ले सकते क्योंकि सोडियम दोनों के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। FeCl3 आ जाएगा। FeCl3 को फिनॉल के साथ यूज करेंगे तो वायलेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और FeCl3 अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। एसिटाइल क्लोराइड नहीं ले सकते आप इसके अंदर। सोडियम बाइकार्बोनेट किसी के साथ कोई रिएक्शन, या फिनॉल के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, इथाइल अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। आंसर क्या गया बेटा आपके पास? सेकंड है ना। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेमेटिमान रिएक्शन। इसमें क्या जरूरी है? एक फिनॉल होना चाहिए, एक क्लोरोफॉर्म होना चाहिए, एक NaOH होना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन को अगर अपन यूज करते हैं तो यहां पर आपको सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये कौन सी ऑप्शन में दिया हुआ है? 4th ऑप्शन में दिया हुआ ना। आंसर 4 चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। 88 नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड फॉर्म्स मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में जो COOH ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए जब बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन करवाएंगे तो जो इलेक्ट्रोफाइल NO2+ है वो मेटा पोजीशन पर अटैच होगा। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन। ये यहां प्रॉब्लम है बेटा। COOH ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉवर है, वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, बेंजीन की किसी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं कर सकता है। अगर आप देखेंगे ये देखें, अगर मैं इसको एक बार रेजोनेंस स्ट्रक्चर और लिखता हूं, तो COOH ग्रुप ने क्या किया? बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज किया है बेटा,
ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, मेटा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं हुई है। बात समझ में आ रही है? इसके रिस्पेक्ट मेटा पोजीशन पर आप जो है इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैच नहीं होने वाला है। तो फिर इलेक्ट्रोफाइल धीरे धीरे अप्रोच करेगा, क्योंकि इसने रिएक्टिविटी को डिक्रीज किया है। कौन सी पोजीशन पर? मेटा पर। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। यहां इंक्रीज वर्ड नहीं आएगा बेटा। फर्स्ट करेक्ट होना चाहिए और सेकंड इनकरेक्ट होना चाहिए। आंसर जाएगा थर्ड बेटा। ठीक है। 89 ये C6H5 NH2 प्लस एसिटाइलेशन कंप्लीट हो रहा ना, याद देखो। और आपको प्रोडक्ट मिलेगा एसिटेनिलाइड X। इस एसिटेनिलाइड का अगर हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो आपको ऑर्थो प्लस पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे। किस फॉर्मेट में? और मेजर कौन सा रहेगा? पैरा। तो मैं पैरा को लिख लेता हूं यहां पर। ये इस तरह से, ये वाई होगा अपने पास मेजर। इसके बाद क्या करना है? इसका आपको हाइड्रोलाइसिस करना है। तो ये यहां से रिलीज हो जाएगा। पैरा ब्रोमो एनिलीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। थर्ड आंसर। ठीक है। पहले हमने क्या किया? एसिटाइलेशन, एसिटाइलिलाइड बनाया। इसका ब्रोमिनेशन करेंगे तो ऑर्थो पैरा दो प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर प्रोडक्ट पैरा बनेगा इस तरह का। इसका जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये यहां पर हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कंप्लीट होगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैरा ब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। आंसर आ गया आपका थर्ड। आपसे जेड फाइंड आउट करने के लिए बोला था। ठीक। लास्ट 90 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर? Glucose forms normal hexane open structure. Glucose reacts with hydroxyl amine form an oxime open structure की बात हो रही है। Pentacetate of glucose does not react with hydroxyl amine। बिल्कुल सही, करेक्ट है। यही वो पॉइंट है जहां पर आपको पता लग रहा है कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रही है। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रिक एसिड टू सैकरिक एसिड। ये तो गलत हो गया। तो आंसर क्या गया बेटा आपके पास? ग्लूकोज का जो ये स्ट्रक्चर होता है ना, अगर मैं डी ग्लूकोज की बात करूं, अल्फा हो या बीटा हो, कोई फॉर्मेट हो, मान लो मैं यहां पर इसका बीटा फॉर्मेट ले रहा हूं, तो यहां पर 1 2 3 4 5 OH है ना, इसलिए पेंटा एसीटेट बनेगा। अब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, इसलिए ये हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। बात क्लियर हुई? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है जो 5 OH की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, लेकिन इससे जो पेंटा एसीटेट बनेगा उसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, इसलिए वो हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन नहीं करने वाला। ये इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर के फेवर में जा रहा है। आंसर क्या आ गया बेटा आपके पास? थर्ड। ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपका आज का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। थैंक यू। जय CLC।